पर्टिकुलरली आपके लिए मैंने ना ये टी शर्ट को प्रिंट आउट करवाया। ये देखो एग्जाम टू कॉमन लिखा हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और वेलकम टू इजी वे लर्निंग्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईटीसी चैप्टर में से रूल 43, जो बहुत ही भयंकर और डरावना है और बहुत सारे बच्चे इसे ऑप्शन में छोड़ देते हैं। पर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सच कहता हूं, मुझ पर यकीन करो, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आप डरने की बजाय आप ये प्रे करोगे कि ये एग्जाम में आ जाए। और ट्रस्ट मी, इसके एग्जाम में आने के एकदम हाई चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए एंड में एक सरप्राइज भी है। प्लस एक चीज आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एकदम पेशेंस रखना। बहुत मन करेगा इसे ऑप्शन में छोड़ दे, वीडियो को ना देखे, बट प्लीज ऐसा मत करना। बिकॉज एक बार आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आप इस 43 के क्वेश्चन को 4 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रफ वर्किंग, फिर उसका मेन टेबल एंड नोट्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है रफ वर्किंग। मतलब अगर रफ वर्किंग हो गई, मतलब 95% अपना काम हो चुका है। बाकी टेबल और नोट्स बनाना इज ए क्लरिकल वर्क। और टाइम की बात करूं तो देखो, रफ वर्किंग के लिए मैक्सिमम हमें 4 मिनट लगेगा और टेबल एंड नोट्स बनाने के लिए वो कॉपी पेस्ट का काम है, क्वेश्चन से देख के आपको लिखना है, तो उसमें 10 मिनट लगेंगे। मतलब टोटल 14 मिनट में एग्जाम में आपका अटेम्प्ट हो जाएगा और 8 मार्क्स के लिए मिनिमम आता है एग्जाम में। इतना क्लियर है? अब देखो, मैं बताता हूँ कि वीडियो को हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ना एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे कि रूल 43 है क्या, बहुत ब्रीफ। 2 मिनट में मैं उसको क्लोज कर दूंगा एंड देन वी विल जंप टू मेन क्वेश्चन, जो मैं आरटीपी का जो नवंबर 2020 का क्वेश्चन है सीए फाइनल का, वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना, वो परचेजेस भी करता है और सेल्स भी करता है। जब भी वो कोई परचेज करता है तो परचेज बिल पे जो जीएसटी लग के आता है उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है। और जब वो सेल करता है तो कस्टमर को टैक्स चार्ज करता है, जिसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। और अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। ये एकदम नॉर्मल सिनेरियो है, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सेल्स है वो टैक्सेबल है, मतलब जिस पर जीएसटी लगता है, और उससे पूरा का पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया हुआ है। ये जनरल सिनेरियो है। कभी कभी सिनेरियो ये होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल करता है ना, वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब क्या? उस पर टैक्स नहीं लगा सकता वो। तो अब क्या होता है, आईटीसी प्रोविजन ये कहता है कि जब आपका आउटवर्ड सेल जो सेल है वो एग्जेम्प्ट है, तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो आईटीसी उसका प्रोहिबिटेड है। तो ये तो सिंपल सी बात हुई क्या, कि जब सेल्स टैक्सेबल है तो आईटीसी मिलेगा, जब सेल्स एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट कभी कभी सिचुएशन ये अराइज होती है कि एक पर्सन के टैक्सेबल सप्लाईज भी है और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी है। हो सकता है ना कि वो कुछ ऐसे गुड्स बेचता हो जिस पे टैक्स लगता हो और कुछ ऐसे गुड्स बेचता हो जिस पे टैक्स ना लगता हो। तो बताओ, ऐसे केस में आईटीसी का ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो देखो, आईटीसी के प्रोविजन सिंपली ये कहता है कि देखो, जो आईटीसी, एकदम ध्यान से सुनना, जो आईटीसी डायरेक्टली रिलेटेड है टैक्सेबल सप्लाई से, उसका तो आप आईटीसी ले लो। और जो आईटीसी एग्जेम्प्ट सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसका आईटीसी मत लो। तो हमने कहा चलो ठीक है, इतना तो हम समझ गए। पर प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे आईटीसी होते हैं जो कॉमन यूज होते हैं। मतलब बहुत सारे कॉमन आईटीसी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टेशनरी। क्या आप स्टेशनरी को बाइफरकेट कर सकते हो कि कितना टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज हुआ और कितना एग्जेम्प्ट के लिए? नहीं कर सकते। ऐसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑडिटर की सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। समझो कोई आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया हो, कंप्यूटर या एक मशीनरी परचेज की हो जो मैन्युफैक्चर करती हो टैक्सेबल गुड्स भी और एग्जेम्प्ट गुड्स भी। अब उस मशीनरी का जो आईटीसी है वो कैसे बाइफरकेट करोगे? या तो हो कि पूरा का पूरा डिनाई कर देगा, भाई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसमें क्या होगा, टैक्स पेयर को लॉस होगा। या फिर पूरा का पूरा अलाउ कर दे तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कहती है आईटीसी के प्रोविजंस कि आप क्या करो, ये जो आईटीसी है किस पे, कॉमन आईटीसी, इसको आप बांट दो, कितना टैक्सेबल के लिए, कितना एग्जेम्प्ट के लिए। तो हमने पूछा भाई कैसे बांटे इसको? तो आईटीसी के प्रोविजन ये कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आईटीसी का सब क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब क्या, इनपुट कौन सा है, इनपुट सर्विस कौन सा है और कैपिटल गुड्स कौन सा है। जैसे अपने एग्जांपल में देखें तो स्टेशनरी क्या है, इनपुट है, एक तरीका टेंजिबल गुड्स है जो पीएनएल में डेबिट होता है। इनपुट सर्विस मतलब ऑडिटर की सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये क्या है, सर्विसेज है जो पीएनएल में डेबिट होती है। और फाइनली है कैपिटल गुड्स, मतलब है टेंजिबल गुड्स, बट क्या करते हैं, उसे हम कैपिटलाइज करते हैं बुक्स में। क्लियर है? अब इसका अपॉर्शनमेंट करना है। अपॉर्शनमेंट मतलब डिवाइड करना है कि कितना टैक्सेबल से रिलेटेड, कितना एग्जाम से रिलेटेड। या हमको एक आइडेंटिफाई कर ले कि भाई इतना एग्जाम से रिलेटेड है तो बचा हुआ टैक्सेबल से रिलेटेड हो गया। तो उसके लिए उन्होंने मेथड जो दिया है ना, वो रूल 42 और 43 में दिया हुआ है कि अगर आपका आईटीसी इनपुट और इनपुट सर्विस से रिलेटेड है तो आप रूल 42 में जो मेथड दिया गया है उससे आप सॉल्व करके निकालो।
और अगर कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है तो रूल 43 में जो मेथड दिया है वो आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। अब दो अलग अलग रूल लाने की इसलिए जरूरत थी कि देखो दोस्तों क्या होता है ना, कैपिटल गुड्स जो होता है ना उसका अमाउंट भी बड़ा होता है और उसका जो लाइफ होता है ना कैपिटल गुड्स का वो भी बहुत बड़ा होता है, कि जैसे 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल। पर जीएसटी लॉ की बात करें तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है यूनिफॉर्मिटी के लिए कि भाई 5 साल जो भी कैपिटल गुड्स होगा हम अज्यूम करेंगे कि उसका लाइफ 5 साल है, मतलब 60 मंथ्स है। तो आज जो हम रूल 42 पे फोकस नहीं करने वाले, पूरा का पूरा अपना फोकस रहेगा रूल 43 पे, कि अगर कैपिटल गुड्स है जो कॉमनली यूज हो रहा है तो उसके आईटीसी को कैसे अपॉर्शनमेंट करना है। इतना क्लियर है? अब देखो एक बार है ना क्वेश्चन में जाते हैं। मैंने सीए फाइनल नवंबर 2020 का आरटीपी में से एक क्वेश्चन लिया अपने सॉल्विंग के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14, जब भी आपको रूल 43 का कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, फिर मशीनरी 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 एक टेबल दिखेगी, या फिर कैपिटल गुड्स लिखा हुआ दिखेगा, एंड फाइनली आपसे कुछ फाइंड आउट करने के लिए पूछा रहेगा। तो आप समझ जाना कि ये रूल 43 के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि पहले क्वेश्चन क्या टाइप के आएंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो दो डिटेल देंगे आपको। एक करंट मंथ की डिटेल देंगे जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि देखो कुछ मशीनरी परचेज की जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज होने वाली है, कुछ मशीनरी जो है वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज होने वाली है, कुछ मशीनरी जो है वो कॉमनली यूज होने वाली है टैक्सेबल गुड्स के लिए और एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए। मतलब सारी जो न्यू परचेजेस है उसकी डिटेल्स देंगे। एडिशनली वो सम के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड परचेजेस की भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कुछ मशीनरी ऐसी थी जो पहले टैक्सेबल के लिए यूज हो रही थी बट आज करंट मंथ में वो अब कॉमन के लिए यूज हो रही है। मतलब क्या, टैक्सेबल से वो कॉमन यूज हो रही है। कुछ मशीन ऐसी रहेगी जो पहले एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रही थी, सिर्फ एग्जेम्प्ट, पर अब वो कॉमनली यूज हो रही है। मतलब ये क्या ट्रांजिशन हुआ, एग्जेम्प्ट टू कॉमन। और कुछ ऐसी मशीनरी होगी जो पहले भी कॉमन के लिए यूज हो रही थी और आज भी कॉमन के लिए यूज हो रही है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि आप है ना जो करंट मंथ में आप फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो कि सबसे पहले आईटीसी कितना है फॉर द मंथ, दूसरा आप आइडेंटिफाई करो कि कितना इनएलिजिबल आईटीसी है जो आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना है, एंड देन आपको कॉमन क्रेडिट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे क्या, टोटल कॉमन क्रेडिट कितना है। फिर पूछेंगे कि ये तो टोटल है, मंथली कितना कॉमन क्रेडिट हुआ। एंड देन फाइनली जो हमें निकालना है कि एग्जेम्प्टेड के रिलेटेड कॉमन क्रेडिट कितना है। बिकॉज ओवरऑल जो पूरा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं रूल 43 का, वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि एग्जेम्प्टेड के रिलेटेड कॉमन क्रेडिट कितना है वो फाइनली निकालना है। अब क्या होता है ना, ऐसे जो रूल 43 है ना, इसमें बहुत सारे नोटेशंस हैं। वो क्या क्या है ना वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। देखो नोटेशंस ये है कि देखो सब में टी है कॉमन। अब इनएलिजिबल आईटीसी जो है उसके लिए लिखा हुआ है TIE। IE मतलब इन एलिजिबल, ऐसे याद रहेगा। जो कॉमन क्रेडिट है सोचो उसके लिए क्या है, C कॉमन क्रेडिट। जो कॉमन क्रेडिट मंथली है उसके लिए क्या होगा, नहीं जो आप सोच रहे वो नहीं होगा, सिर्फ M है। और जो एग्जेम्प्टेड के रिलेटेड है उसके लिए क्या है, E। सो याद रहेगा T इन एलिजिबल के लिए IE, कॉमन क्रेडिट के लिए C, फिर कॉमन क्रेडिट से जब हम मंथली निकालेंगे तो M, फिर एग्जेम्प्टेड के लिए कितना है तो E। तो आप पूछोगे क्या ये आईटीसी के लिए कोई नोटेशन नहीं है? इसके लिए नोटेशन तो है। देखो इसमें फर्दर दो बाइफर्केशन है। जो परचेज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स या मशीनरी वो कॉमनली यूज होने वाली है कि अदर्स, मतलब एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल के लिए यूज होने वाली है। अगर कॉमनली यूज होने वाली है तो उसके लिए डिनोटेशन है A। इतना क्लियर है? और देखो ये जो A, T, T, E ये सब है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड, अभी थोड़ा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। एक बार क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा ना तब वापस आके ये वाले पार्ट को वापस देखना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखो कैसे इंटर रिलेटेड है। जब कॉमन क्रेडिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम सारे A को ऐड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक A जो है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, बाकी दो को नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि बाइफर्केशन के लिए एक न्यू और दो ओल्ड मशीनरी थी, ओल्ड कैपिटल गुड्स थे जो आज भी कॉमन यूज हो रहे हैं। अब एक बार टोटल निकल गया तो क्या हम उसे मंथली निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स, मतलब 60 मंथ्स। तो ये टोटल है तो पर मंथ डिवाइड बाय 60 कर दो तो M निकल गया। जब M निकल गया तो एग्जेम्प्टेड रिलेटेड है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो इसको टर्नओवर बेस्ड पे हम अपोर्शन करेंगे। अगर मेरा टर्नओवर टोटल है उसके अगेंस्ट इतना मेरा मंथली कॉमन क्रेडिट है
तो बताओ ना मुझे, सिर्फ एग्जेम्प्टेड के रिलेटेड कितना है, मैथ्स में हम करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, बस वैसा करके हम ऐसा फॉर्मूला लेके आएंगे, TM इंटू E बाय F, मतलब एग्जेम्प्टेड बाय टोटल। क्लियर है इतना? अब देखो एक बार है ना हम सम में जाते हैं वापस, इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ये सम में इनिशियल पार्ट है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि करंट मंथ में कितना परचेज हुआ, कितना ट्रांजिशन हुआ, एंड फाइनली आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। अब जब ध्यान से सुनना, जब आपको एग्जाम में पता चल जाए कि ये रूल 43 के रिलेटेड है तो आप वहीं पर रुक जाना और डायरेक्टली रफ वर्किंग बनाना, क्वेश्चन को पढ़ना भी मत, डायरेक्टली रफ वर्किंग बनाना। अब देखो रफ वर्किंग कैसे बनानी है ना, बहुत ईजी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान देना। एक बार आप ये रफ वर्किंग सीख गए ना तो आप कोई भी सम को 4 मिनट में सॉल्व कर दोगे, मतलब उसके फिगर्स जो है ना फ्रीज कर दोगे। देखो आपको क्या करना है, रफ वर्किंग में आपको एक ITC लिखना है, फिर नीचे उसके आउटपुट लायबिलिटी लिखना है। एकदम ध्यान देना, ITC को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और आउटपुट लायबिलिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इतना क्लियर है? ITC जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एरो है, उसके सामने आपको लिखना है न्यू परचेजेस और नीचे ब्रैकेट में उसके लिखना है टैक्सेबल प्लस कॉमन प्लस एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट लिखते ही उसको क्रॉस कर देना है। अब ये क्या कैसे वर्क करेगा ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। पहले एक बार समझो कि रफ वर्किंग आपको कैसे बनानी है। ITC का जो दूसरा एरो है ना, उस पर आपको लिखना है ओल्ड परचेज एडजस्टमेंट और ब्रैकेट में एकदम इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्ट टू कॉमन लिखना है। आउटपुट लायबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे आपको 5% पर क्वार्टर लिखना है और एक एरो देना है यहां से ऊपर से नीचे, और सेकंड जो पार्ट है वहां पे आपको लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लिखना है? आपको लिखना है कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाय 60 इंटू E बाय F। अब जब कॉमन क्रेडिट लिखो ना तो यहाँ पे एज ऑन डेट लिखना, मतलब आज के दिन कितनी मशीनरी या गुड्स है जो कॉमनली यूज हो रही है। अब देखो इसमें मैं सबसे ना हाईलाइटेड आपको पार्ट बताता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको एग्जेम्प्ट को क्रॉस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्ट टू कॉमन का हमें एडजस्टमेंट देना है। सम के अंदर टैक्सेबल टू कॉमन भी होगा एक मशीनरी, एक कॉमन टू कॉमन भी होगा, नहीं उसे इग्नोर करना है। अपने रफ वर्किंग पार्ट के लिए आपको सिर्फ एग्जेम्प्ट टू कॉमन का एडजस्टमेंट देना है, फिर ये 5% पर क्वार्टर और ये एज ऑन डेट। अब देखो ये वर्किंग को याद रखवाना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या ट्राई किया हुआ है कि आपको एग्जेम्प्ट टू कॉमन याद कैसे रहे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली आपके लिए मैंने ना ये टी शर्ट को प्रिंट आउट करवाया। ये देखो एग्जेम्प्ट टू कॉमन लिखा हुआ, अब तो आपको याद रहना ही चाहिए। देखो एग्जेम्प्ट टू कॉमन 5% पर क्वार्टर। अब हम क्या करते हैं, देखो सम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 CA फाइनल नवंबर 2020 RTP। ध्यान से देना, KPI लिमिटेड registered in the state of Himachal Pradesh has manufacturing unit at Baddi. The company manufactures 2 products XT and ST. While XT is taxable, ST is exempt. मतलब क्या? देखो XT जो है वो टैक्सेबल है और ST जो है वो एग्जेम्प्ट है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो बहुत ट्राई करेंगे ऐसे अजीब अजीब नाम देने के इंस्टीट्यूट, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 1 by 1 क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे अपने रफ वर्किंग में। बहुत ईजी है रफ वर्किंग, ट्रस्ट मी। मशीनरी 1 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई मतलब करंट मंथ, बीइंग यूज्ड इन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग XT एंड ST मतलब टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, दोनों के लिए कॉमनली यूज करने के लिए नई मशीनरी परचेज की है। अब देखो कितने की है, 72,000। इसकी जाके पोस्टिंग करते हैं। देखो ITC न्यू परचेज कॉमन यूज के लिए है ना, 72,000 प्लस मशीनरी 2 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई करंट मंथ में, बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग XT मतलब टैक्सेबल के लिए एक्सक्लूसिवली यूज होने वाली है। क्या इसकी पोस्टिंग करनी है? जाके देखो रफ वर्किंग में टैक्सेबल की करनी है ना, हाँ करनी है। कितना है? 36,000। ये भी हो गया। थर्ड मशीनरी 3 परचेज ऑन 1 जुलाई करंट मंथ में, बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ST। ST कौन सा है? एग्जेम्प्ट, मतलब एग्जेम्प्ट करने के लिए नई मशीनरी परचेज की। इसका हमें क्या कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं देना है, हमने क्रॉस किया हुआ है, तो इसको रफ वर्किंग के लिए इग्नोर करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मशीनरी 4 परचेज ऑन 1 अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल परचेज की थी, बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ST। ST मतलब एग्जेम्प्ट के लिए यूज परचेज की थी फ्रॉम 1 जुलाई इस महीने से। सच मशीनरी विल ऑल्सो, देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट XT।
देखो क्या है, पहले वो मशीनरी सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज होती थी, बट आज के दिन जुलाई में वो दोनों के लिए यूज होती है। मतलब ये कौन सा ट्रांजिशन हुआ, एग्जेम्प्ट टू कॉमन। देखो एग्जेम्प्ट टू कॉमन आपको दिख रहा है लाइटिंग की वजह से, एग्जेम्प्ट टू कॉमन मतलब इसका इफेक्ट देना है। क्या इफेक्ट देना है देखो मैं बताता हूँ। ओल्ड परचेज एडजस्टमेंट एग्जेम्प्ट टू कॉमन एज इट इज, इसका पूरा का पूरा आप आईटीसी लिख लो 1,44,000। तो क्लियर है। अब जैसे ये लिखो डायरेक्टली 5% का एडजस्टमेंट दे दो। एडजस्टमेंट क्या देना है, 5% पर क्वार्टर। मशीनरी परचेज कब की थी, लास्ट अक्टूबर। आज क्या चल रहा है, जुलाई। तो अक्टूबर से दिसंबर 1 क्वार्टर, जैन से मार्च 2 क्वार्टर और अप्रैल से जून 3 क्वार्टर। मतलब अब तक 3 क्वार्टर हो चुके हैं। तो देखो कैसे आपको 144 इंटू 5% पर क्वार्टर है इंटू 3 क्वार्टर हो चुके हैं। तो देखो कितना आएगा, कैलकुलेट करो। और बिल्कुल मत डरो, बहुत इजी है। एक और सम आप सॉल्व करोगे ना तो आपको हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 21,600। अब जैसे ही ये अमाउंट निकालो ना, आईटीसी की एक बार टोटल कर दो। ये जो आईटीसी और ये, इन दोनों का आप टोटल यहाँ पे लिख दो, प्लस 36,000 प्लस 2,52,000 और 21,600 जो निकाला है इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। अब देखो आपने क्या किया ना, दो जो फाइंड आउट करने बोला था ना वो निकाल लिया। देखो क्या फाइंड आउट करने पूछा हुआ है, पहले नीचे पढ़ते हैं फिर आगे के एडजस्टमेंट देखते हैं। अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उसका आंसर निकल चुका है 2,52,000। अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अब जो ये 21,600 निकाला ना, इसको हम बोलते हैं इनएलिजिबल क्रेडिट जो आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करना है। सो टी और आई। फिर पूछा है कि अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना बाकी है। जब हम ये फॉर्मूला करेंगे तब वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। फिर कॉमन क्रेडिट कितना है पर मंथ, बस इतना ही पूछा है, वो भी इस फॉर्मूला में फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो इन्होंने ना एग्जाम टर्नओवर का डिटेल दिया हुआ है ना टोटल टर्नओवर का दिया हुआ है। ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एग्जाम और टोटल टर्नओवर का डिटेल दी हुई है, वो तो बहुत ईजी है निकालना। अब देखो फॉर्मूला कैसा क्या करना है। फॉर्मूला में जाओगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो कॉमन क्रेडिट कॉमनली यूज्ड एज ऑन डेट, कब परचेज किया वो रेलेवेंट नहीं है। क्या आज के दिन वो मशीनरी कॉमन में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी डिटेल हमें यहाँ लिखनी है। देखो ये 6 मशीनरी में से कौन सी मशीनरी आज कॉमनली यूज हो रही है। 4 हमने अभी तक देख चुके हैं। पहला कॉमन के लिए यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है। दूसरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको इग्नोर करते हैं। मशीनरी 3 सिर्फ एग्जाम के लिए, तो उसको भी इग्नोर करते हैं। अब मशीनरी जो 4 था वो पहले एग्जाम के लिए था, पर आज के दिन कॉमन हो रहा है, पर आज के दिन तो कॉमन हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप सी लिख दो। इतना क्लियर है। अब ई एडजस्टमेंट बढ़ते हैं। मशीनरी 5 परचेज ऑन 1 जनवरी बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सटी, मतलब टैक्सेबल के लिए मशीनरी परचेज की थी फ्रॉम 1 जुलाई, इस महीने से सच मशीनरी विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी। मतलब क्या, पहले टैक्सेबल के लिए और आज के दिन दोनों के लिए कॉमन यूज होने वाली है। तो आज के दिन कॉमन है तो सी लिख लेते हैं। एंड मशीनरी 6 लास्टली परचेज ऑन 1 जुलाई 2 years बैक, और आज के दिन वो एक्सटी और एसटी, मतलब उस टाइम भी कॉमन के लिए यूज थी और आज के लिए कॉमन के लिए यूज हो रही है। 2 years बैक बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एसटी एंड एक्सटी, और आज के लिए भी कॉमनली यूज हो रही है, मतलब ये भी कॉमन हो रही है। इन चारों को आप यहाँ पे लिख लो सिंपली, 72K प्लस 144K प्लस 18K प्लस 108K। अब देखो ई और एफ की डिटेल मैंने बोला दी नहीं है, अगर दी होती तो आप यहाँ लिख के आप उसका आंसर निकाल सकते थे इजीली। डिवाइड बाय 60, तो कितना आएगा देखो पहले टोटल कर दो। 72K प्लस 144K प्लस 18K प्लस 108K, कितना हुआ 342 डिवाइड बाय 60, तो कितना आएगा 5700। देखो 5700 को बॉक्स में कर दो, 342 को भी फिलहाल बॉक्स में डाल दो। जो हमें 4 चीज पूछी गई ना वो चारों की चारों निकाल दिया। देखो 342 क्या है, जो टोटल कॉमन क्रेडिट है। देखो हम लोग ने क्या किया, वो मशीनरी का जो भी आईटीसी था वो ले लिया, भले कभी ही परचेस की क्यों ना की हो, और डिवाइड बाय 60 करने से क्या हुआ, पर मंथ कॉमन क्रेडिट कितना है ना वो निकाल दिया हमने। अब एग्जेम्प्टेड के रिलेटेड कितना है वो नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिटेल्स टर्नओवर की नहीं दी गई थी। इतना क्लियर है। अब देखो इसका ना आंसर चेक करते हैं, क्या यही 4 आंसर है, 252, 21,600, 342 और 5,700। देखो ये देखो टोटल आईटीसी 252,
21,600 इनएलिजिबल, 342 टोटल कॉमन क्रेडिट कितना है, और 5,700 मंथली कॉमन क्रेडिट कितना है। देखो कितना इजीली हम लोग ने इसका आंसर निकाल दिया। अब बात रही टेबल की, देखो वो भी बहुत इजी है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट का काम है। अपना मैक्सिमम 95% काम हो चुका है बिकॉज फिगर्स फ्रीज हो चुके हैं। अब देखो वो कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ सिंपली। ये देखो जैसे जैसे पोस्टिंग करोगे ना रफ वर्किंग में, आप डायरेक्टली टेबल में भी पोस्टिंग कर सकते हो या बनाने के बाद भी कर सकते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आईटीसी की भी जो भी डिटेल्स है वो पहले आईटीसी की सारी डिटेल्स देखो यहाँ पे लिख दो 1 to 1, और फिर उसके जाके नीचे नोट्स लिख दो। फिर जो भी इनएलिजिबल क्रेडिट की डिटेल है वो तुम यहाँ पे नीचे एक टेबल के अंदर डाल दो, और कैलकुलेशन तुम वहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमने कॉमन क्रेडिट और ये सारा फॉर्मूला निकाला इसको तुम यहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकते हो, एंड फाइनली उसके नोट्स लिख सकते हो। इजी है, रफ वर्किंग से टेबल, टेबल से नोट्स। अब नोट्स में मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि कहीं भी अगर आपको रूल का रेफरेंस लिखना है तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक हेल्प कर देता हूँ। देखो जो भी रूल्स एटसेट्रा है ना, देखो रूल 43 तो आपको पता है। अब 43 के अंदर ए बी सी है। ए से है कि अगर एग्जेम्प्टेड कोई परचेज है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलता है, ये 43(1) ए में लिखा हुआ है। 43(1) बी में क्या लिखा हुआ है कि अगर नॉन एग्जेम्प्टेड है तो उसका भी आईटीसी मिलेगा। नॉन एग्जेम्प्टेड मतलब क्या, टैक्सेबल। देखो लॉ के अंदर वर्ड्स जो यूज किया हुआ है ना पर्टिकुलर दिस सेक्शन के प्रोविजन के अंदर, टैक्सेबल की जगह नॉन एग्जेम्प्टेड यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो सी में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई कॉमनली यूज्ड है या फिर एग्जाम टू कॉमन आ रहा है, या जो 5% हमने जो फॉर्मूला लगाया ना उसके लिए वो सी में लिखा हुआ है। मतलब इसको याद करना रहेगा ना तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रूल एटसेट्रा है और यहाँ पे ए बी सी है। देखो ई टी सी और ए बी सी। ई से एग्जाम्प्ट मतलब एग्जाम्प्ट है तो नहीं लेना है, बी टैक्सेबल हो तो ले सकते हैं आईटीसी, और सी मतलब कॉमनली यूज हो रहा है। तो जहां जहां कॉमनली यूज या इसके जो आप नोट्स बनाओ तो 43(1) सी लिखो। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, जो आप प्रेजेंटेशन होगा जहां पे जो पेपर चेकर है उसको रूल्स देखेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो फिगर्स तो अपने राइट होने ही वाले हैं। तो ये क्या होगा, चेरी ऑन द केक। अब एक और चीज है कि अब आना आपको इतना देख के आपको एक भरोसा जरूर आ गया रहेगा कि हाँ ये कर तो सकते हैं। अब इस वीडियो को ना जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना उसको वापस देखो, आपको थोड़ा और भरोसा आएगा। और फाइनली अभी आ गया सरप्राइज का टाइम। सरप्राइज ये है कि डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने क्या दिया हुआ है, ये जो वीडियो है इसके नोट्स प्लस कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आप उसे सॉल्व करो और सॉल्व करते वक्त टाइमिंग नोट करो, क्या आप 4 मिनट में सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। और अगर आप सॉल्व कर पाए तो ट्रस्ट में आपको एक तो हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप इसे पढ़ते भी तो आपका मिनिमम ये 40 to 45 मिनट्स ले लेता, और लेता तो लेता प्लस उल्टा आपको स्ट्रेस आता और डर जाते हैं। तो उसके लिए आप जैसे ही इसको 4 मिनट में सॉल्व कर दोगे तो एग्जाम के एक दिन पहले आप इसकी एनर्जी जो है आप 42 43 पढ़ने की वो आप कहीं और डिवोट कर सकते हो। इतना क्लियर है। बस एक चीज़ है, जब भी आप क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में जाओगे ना तो आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा घुमाने का ट्राई करेंगे। कैसे, जैसे कोई कंपनी ऐसा लिखा रहेगा इन्फॉर्मेशन, एक कंपनी है उसके 3 प्रोडक्ट है ए बी और सी। ए जो है वो बी जो है वो टैक्सेबल के लिए यूज होता है, सी जो है वो एग्जेम्प्ट के लिए यूज होता है। फिर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी रहेगी कि पर्टिकुलर डेट से बी जो है वो एग्जेम्प्ट हो चुका है और सी जो है वो टैक्सेबल हो चुका है, ठीक है। एंड देन टेबल के अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दी रहेगी कि करंट मंथ में एक मशीनरी पहले सी बनाती थी और इस मंथ से वो सी और बी दोनों बनाने लगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो सी मतलब क्या, पहले मतलब सी एग्जेम्प्ट था, ये देखो, और आज के दिन सी और बी क्या है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। आपको प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, आपका पूरा फोकस मशीन पे होना चाहिए कि मशीन पहले क्या प्रोड्यूस करती थी और आज के दिन पे क्या प्रोड्यूस करती है। अब ये मैं एग्जांपल की बात करूं तो मशीन पहले एग्जेम्प्ट प्रोड्यूस करती थी और आज वो कॉमन प्रोड्यूस करती है, मतलब एग्जेम्प्ट से कॉमन का ट्रांजिशन है, मतलब ये अपने रफ वर्किंग में आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो एग्जेम्प्ट से कॉमन यूज, देखो इस तरीके से हमने क्या देखा, रूल 43 का जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व किया स्टार्ट टू एंड। इसको आप वापस देखो, जो क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम के लिंक पे दिए हुए हैं उसे जाके पूरा का पूरा देखो। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो 2 दिन के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालने वाला हूँ क्वेश्चंस का, नोट्स का, तो आप वापस आके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ इसे पूरा का पूरा अच्छे से देखना, पूरा सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस, और क्योंकि एग्जाम में इसके आने के हाई चांसेस हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच।
इतने पेशेंस के लिए। और अगर आपसे सॉल्व हो जाए 4 मिनट में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना ताकि उनका बेनिफिट हो। और ट्रस्ट मी, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपने शेयर किया है फ्रेंड्स को तो आपको बहुत थैंक यू बोलेंगे। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।